हेलो बच्चों, जेईई मेन 2026 का रिजल्ट इज आउट एंड आई होप आपका रिजल्ट अच्छा गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आगे क्या करें? ये ठीक है, आगे किस तरीके का अप्रोच हमें रखना चाहिए? तो देखो सिंपल सी बात है कि सभी बच्चों को एक ही स्ट्रैटेजी नहीं बताया जा सकता। मोटा-मोटा हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बच्चे की जो उसने अभी तक स्कोर किया है उसके बेसिस पे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मान लिया स्टूडेंट ए आता है जिसकी परसेंटाइल ग्रेटर देन इक्वल टू 98 है, तो ऑफ कोर्स उसको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब जो आगे चल के हमें एडवांस के ऊपर पूरा फोकस रखना है, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। बट हमारी जो मेंटल थिंकिंग है उसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को मान लिया 99.9 आया है, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि 99.9 इज़ यूज़लेस, क्योंकि वो जो सीट लेंगे वो आईआईटी एडवांस में जो रैंक आएगी उसके हिसाब से लेंगे। तो इसलिए जो मेंस की परसेंटाइल आ रहा है, उसको देख के खुश ना होते रहें और जितनी मेहनत आपने अभी तक की है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तो और पंप अप हो जाना चाहिए। हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो एडवांस की रैंक आएगी उसी के बेसिस पे आपको फाइनल आईआईटी प्लस ब्रांच अलॉट होगा। तो इसलिए इस टाइम को बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना कि एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज़ करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ऐसा ना हो कि हम इसी अपने मेंस के रिज़ल्ट से ही खुश हो जाएँ। अच्छा, अगर आपके पास आपने पूरा प्लान बना रखा है, एक-एक दिन का मान लिया 10 से 12 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हो, मतलब 10 तो घंटे क्यों ही पढ़ेंगे, अब तो हम पूरा 12 घंटे पढ़ना चाहिए। उसका अगर हमें एक-एक घंटे का हमें ये पता है कि मेन्यू क्या है, कि किस जगह पे क्या खत्म करना है, कितना पढ़ना है, तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट एंड कीप डूइंग इट एंड स्टिक टू द जो भी आपका शेड्यूल है। अगर आप थोड़े से क्लूलेस हो कि यहाँ से करूँ, कितने क्वेश्चन करूँ, तो जो भी बच्चे 98 परसेंटाइल या उससे ऊपर जिनकी परसेंटाइल आई होगी, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कैट्स एंड एबीसी बैच अवेलेबल कराते हैं, जो एडवांस का रिवीजन कोर्स है। दोनों ही एडवांस के रिवीजन कोर्स है। एबीसी उन बच्चों के लिए है जिनको एडवांस में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है, जिन्होंने अभी तक मेनली मेल ओरिएंटेड तैयारी की थी, और कैट्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एडवांस की तैयारी पहले भी करते हुए चला रहे हैं और अब रैंक में बूस्ट देना चाहते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि जो आगे आने वाला टाइम है उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें। मेजर जो दिक्कत होगी उसमें कुछ बच्चे ओवर किल करने के लिए वो बहुत सारे सोर्सेज़ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट इज़ वेरी फेटल मिस्टेक, और मैंने देखा है कि बच्चों की प्रिपरेशन लास्ट में गड़बड़ा जाती है। तो इस ड्यूरेशन में ज़रूर 5 से 6 फुल सिलेबस, जो 6 घंटे वाले टेस्ट होते हैं ना, फुल टेस्ट, वो ज़रूर दें ताकि आपका स्टैमिना बिल्ड हो 6 घंटे में। जो छठवां घंटा चल रहा होगा उसमें भी हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें फ्रेश फील होना चाहिए, बर्डन्ड फील नहीं होना चाहिए, थका-थका फील नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर हमारे पास मान लिया 3 सोर्सेज़ हैं भी फिनिश करने के लिए, तो हम एक-एक सोर्स खत्म करें। वैसे तो इतना कम टाइम बचा है कि हमारे पास उतनी लिबर्टी नहीं है, बट एक सोर्स खत्म करने के बाद ही दूसरा सोर्स उठाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने मान लिया अगर चैप्टर वाइज़ करना चालू किया, तो आपके कुछ चैप्टर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो लास्ट वाले चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँगे। एंड जेईई इज़ नोन फॉर सरप्राइज़, यू नेवर नो कि कम वेटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन इस बार आ जाए पीसीएम में किसी सब्जेक्ट से। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए जिनका परसेंटाइल 95 से 98 के बीच में हुआ। अब इसमें डिफरेंट टाइप के जिसे बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा परसेंटाइल कम इसलिए आया हो कि एक सब्जेक्ट वीक हो सकता है तीनों सब्जेक्ट ही एवरेज हो, उसकी वजह से कम आए। हो सकता है कि हमारा कुछ बच्चों ने बोर्ड पे ध्यान दिया होगा ज़्यादा ही, जिसकी वजह से उनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आ पाया, अच्छी प्रिपरेशन होते हुए भी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो देयर कुड बी मल्टीपल सिनेरियो, बट मैं मोटा-मोटा डिस्कशन कर लेता हूँ। एक तो ऐसा हो सकता है जिन्होंने मेनली मेंस ओरिएंटेड तैयारी की होगी और 98 के आस-पास होंगे। इसमें कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा कि हमने एडवांस का सिलेबस ही अभी तक नहीं किया। अब आगे क्या करें? तो देखो, जो एडवांस का एक्स्ट्रा सिलेबस है स्पेशली केमिस्ट्री में, तो हमें कम से कम 40-50 लेक्चर चाहिए होंगे, तो थ्योरेटिकली वो करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लिया वो करना जब भी पॉसिबल है जब जितना हमने मेंस का सिलेबस किया हुआ है, उसमें एडवांस के लेवल तक हमें महारत हासिल है। वैसे ऐसा यूनिक केस होगा, बहुत ही कम केस होगा कि हम जो बोलेंगे जो हमने कोर्स कर रखा है वो हमारा बिल्कुल एडवांस के लेवल तक बहुत अच्छा तैयार है, और बाकी हमारा सिलेबस भी बचा हुआ है एडवांस वाला। ऐसा तो शायद ही कोई केस हो, बट अगर ऐसा केस है तो हम सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों को आई विल सजेस्ट कि जो बचा हुआ सिलेबस है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो इतनी जल्दी कवर हो ही नहीं पाएगा। और जब जो आपको आता है जिसके ऊपर आप थोड़ा-सा और बिल्ड कर सकते हो एडवांस की प्रिपरेशन, वो और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उस एक्स्ट्रा सिलेबस को, अगर वो मान लिया ज़्यादा है, तो अब कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है कि केवल 2 लेक्चर वाली चीज़ बची हुई है, तो ऑफ कोर्स वो 2 लेक्चर तो फिनिश करनी है। ठीक है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा-सा हम लूप होल क्यों छोड़ें अपनी प्रिपरेशन में। बट अगर केमिस्ट्री का पूरा ही सिलेबस बचा हुआ है तो फिर वो नहीं कर सकते। आई विल से कि जो आपने सिलेबस कर रखा है उसी में एडवांस लेवल की तैयारी करें। दूसरा हो गया कि कुछ बच्चा बोलेगा जैसे जो 95 इश होंगे, जो 95 की तरफ होंगे, वो 2 मन में होंगे कि एडवांस की तैयारी करें या फिर
अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखो जो अदर एग्ज़ाम के ऊपर जा रहे हैं, भले ही वो बिट सेट हो या अदर एग्ज़ाम हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे भी आप ये सोच रहे हो ना कि एक अच्छी रैंक आए और एक अच्छी ब्रांच मिले, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू जो आपका मेंस का जितना जिसे बोलते हैं टफनेस है, उतना ही वहाँ पे कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा। तो इसमें देखो अगेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने बोला कि अभी तक तो मेरी 95 पॉइंट समथिंग आ गया है, बट एडवांस की मेरी तैयारी दूर-दूर तक नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं, तो ठीक है अदर एग्ज़ाम के ऊपर हम फ़ोकस कर सकते हैं। बट अगर मैंने बोला कि मान लीजिए मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है? एडवांस में हमारा कोई होप ही नहीं है, तो फिर ये और डिपेंड करता है कि आप अदर एग्ज़ाम में जाना चाहते हो या फिर ड्रॉप के लिए जाना चाहते हो। देखो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आगे आपने क्या-क्या ऑप्शन रख रखे हैं। अगर देखो अगर आपने ड्रॉप भी एक ऑप्शन रख रखा है, तो फिर आई विल से कि और मान लिया हमारा सिलेबस केवल 70% ही हुआ है, तो फिर आई विल से कि वी शुड गो फॉर द ड्रॉप बिकॉज़ इस साल तो कुछ होगा नहीं, अगले साल का हमारा ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है? अब मान लें कोई बच्चा बोले कि मैं ऑलरेडी ड्रॉपर हूँ, 1 ड्रॉप ले चुका हूँ, सेकंड ड्रॉप मेरे पिक्चर में ही नहीं है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑफ कोर्स फिर तो तुम अदर एग्ज़ाम की तैयारी करो। हाँ, अच्छा अगर कोई बच्चा ये बोले कि मेरे एडवांस की तैयारी भी ठीक-ठाक है बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मेरे 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, मान लिया 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं और मेरे को अदर एग्ज़ाम बिट सेट भी देना ही है, तो आई विल से कि फिर वो जो कोर्स है वो कवर करो और एडवांस की साइड बाय साइड जितनी भी तैयारी है 6-7 घंटे वो करें, बाकी जो कोर्स है वो कवर करें, ताकि जो अदर एग्ज़ाम है जहाँ हमारा पूरा सिलेबस आने वाला है, ये ठीक है, उसके लिए तो एक हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो पहले से। तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियो प्लस ऑप्शंस आपने क्या-क्या ओपन रख रखे हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स विल बी जिनका 95 परसेंटाइल से कम आए हैं और अगर उनको ये सोचना है कि यार हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये बोले कि आईआईटी में तो अब कोई प्रैक्टिकली चांस बचा नहीं है। ये देखिए बहुत ही एक रेयर केस ऐसा हो सकता है कि उसका बाय चांस मेंस बहुत खराब हो गया, उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो। अगर वैसा कॉन्फिडेंस है और ऑफ कोर्स 95 के आस-पास है, तो उसका जिसे बोलते हैं एडवांस में क्वालीफाई भी हो गया होगा, तब तो ठीक है हम एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट ऐसा आई विल से कि 1 इन मिलियन केस होगा। मैक्सिमम बच्चों का तो प्रिपरेशन में ज़बरदस्त गड़बड़ होगा। तो अगर वो बच्चा सोचे कि मैं अदर एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या फिर ड्रॉप ले, तो इट इट डिपेंड्स जैसा मैंने बोला कि अदर एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिशन है वो कम नहीं है, ठीक है? यू शुड अंडरस्टैंड कि जो हमारा जिसे बोलते हैं ना कि नॉलेज का लेवल है वो किस रेट से बढ़ रहा है। मान लिया हमने 2 साल तैयारी की और अब हम 95 परसेंटाइल तक आए हैं, तो अगले 2 महीने में हम कहाँ तक पहुँच जाएँगे? वो काफ़ी कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने जो प्रिपरेशन किया है वो पूरा सिलेबस का किया है, प्रैक्टिस कम थी, रिवीज़न कम था, इसकी वजह से मार्क्स कम आए या फिर हम बोले कि 40% सिलेबस का रखा था, इसकी वजह से मार्क्स कम आए। तो अ, जिसे को बोलते हैं ना प्रैक्टिकल होते हुए हमें ये सोचना चाहिए अगर हमारा ड्रॉप एक ऑप्शन में है और कुछ बच्चे ये बोलते हैं मान लिया मेरे को बिट सेट में सीएस नहीं मिला, ये ठीक है, पिलानी में सीएस नहीं मिला तो आई विल गो फॉर अ ड्रॉप। देन आई विल से कि प्रैक्टिकली इसके बहुत कम चांस है कि यू विल गेट दैट ब्रांच एंड वी शुड गो फॉर द ड्रॉप ताकि हमारे अगले साल का जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो डिम ना हो जाए। तो इसलिए ऐसे बच्चे को ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि परसेंटाइल 95 से कम है, ऑलरेडी ड्रॉपर है, अब वो पूछेगा कि यार मैं सेकंड ड्रॉप के लिए जाऊँ या ना जाऊँ? तो देखो इसमें दो फिर अगेन 2-3 सिनेरियो पहला सिनेरियो ये हो जाएगा कि बच्चे ने 11th में भी तैयारी की है, 12th में भी तैयारी की है, ड्रॉपर में भी तैयारी की है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए हमें सेकंड ड्रॉप के लिए। क्योंकि 3 साल अगर किसी ने तैयारी की है, भले ही उसने 11th और 12th में उतना सीरियस ना हो, बट वो पढ़ा सिलेबस तो पढ़ा ही होगा ना, भले ही सीरियस ना हो, सिलेबस तो पढ़ा होगा। 3 साल सिलेबस पढ़ने के बाद 4th ईयर भी वो सिलेबस पढ़ना प्लस यू विल हैव ए मेंटल टॉल बिकॉज़ जब आपने प्रिपरेशन किया होगा, तो प्रिपरेशन करने वाले मतलब एक तो ये हो गया मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, तो जो मेरी जान-पहचान के बच्चे हैं वो बोर्ड वाले बच्चे जिन्होंने खुद प्रिपरेशन नहीं किया, तो मेरा ग्रुप अलग टाइप का होगा। बट अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो आपका ग्रुप ऐसा बरु ज़रूर बना होगा कि जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उनमें से सिलेक्शन होगा, तो वो एक मेंटल टॉल अलग रहेगा। तो ऐसे बच्चे को तो आई विल नॉट रिकमेंड कि वी शुड गो फॉर सेकंड ड्रॉप जिन्होंने इतना सह लिया है या इतना अटेम्प्ट दे लिया है। दे शुड स्टार्ट विद सम इंजीनियरिंग कॉलेज और वहाँ पे एक्सेल करने की कोशिश करें, वहाँ पे अपने ब्रांच में नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 11th-12th में उन्हें आईआईटी की जेईई के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तैयारी नहीं करते या पेरेंट्स ने नहीं कर दी थी, केवल ड्रॉप ईयर में उन्होंने स्टार्ट किया तो दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि आपने अगर ड्रॉप ईयर में चालू किया 7-8 महीने आपको बचे, वहाँ पे आपने अपने बेस्ट बेस्ट देने की कोशिश की और किसी भी रीज़न से आपने इम्प्रूव भी किया काफ़ी, बट वो जिसे बोलते हैं ना फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है? अब आपसे ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आपने तैयारी कर ली है तो यू नाउ हैव ए वेरी गुड आइडिया पेपर देने के बाद 2-2 जेईई मेंस के एक्चुअल पेपर देने के बाद कि आप में और सिलेक्शन में कितना गैप है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आती है कि हाँ, इतना गैप है, मैंने ये गलती की थी एंड आई एम फ्रेश
एंड आई कैन स्टडी, आई एम फुल्ली मोटिवेटेड, देन ओनली वी शुड गो फॉर द सेकंड ड्रॉप। जब मेरे को अपना प्रिपरेशन पूरा दिखाई दे रहा हो कि मैं ये कमी अपने पूरा करूँगा, यहाँ से ये प्रैक्टिस करेंगे एंड सो ऑन, एंड अगले साल एनआईटीज़ में एक अच्छी ब्रांच लेके आएँगे। मतलब एनआईटीज़ का मतलब क्या है कि देन वी शुड एक्सपेक्ट कि हम 99.34 से ऊपर जाएँ, ठीक है? तभी ड्रॉप लेने का आई विल से कि एक ढंग का सेंस बनेगा और उतना कॉन्फिडेंस है तभी हमें ड्रॉप लेना चाहिए, ये ठीक है? अगर मान लिया हमारे अभी 95 है एंड आई एम एमिंग कि अगले साल शायद अगर मेहनत करें तो 97 आ जाना चाहिए, तो फिर ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन ढंग से एनालाइज़ नहीं की है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर सेकंड ड्रॉप रिस्की है, फिर वी शुड नॉट गो फॉर इट। तो आई होप हमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, जो बच्चे जेईई 2027 के लिए ड्रॉप लेके तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्रवीण बैच 24 अप्रैल से आएगा एंड दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर द ड्रॉपर, बिकॉज ड्रॉपर के पास जो अब से तैयारी करेगा, ठीक है, उनके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जिसमें उन्हें इंटेंस कंपटीशन फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है उनके साथ उन्हें कॉम्पीट करना पड़ता है, और काफ़ी ड्रॉपर ऐसे होंगे जिन्होंने 11th-12th में ढंग से तैयारी नहीं की होगी या बिल्कुल ही नहीं की होगी। तो उनके लिए इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो भी उनका तैयारी का ये 7-8 महीना है वो हाईली एफिशिएंट होना चाहिए और उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम एनर्जी तो बहुत ज़्यादा डालेंगे, बट वो राइट जगह जो उसका इफ़ेक्ट आएगा वो कम दिखाई देगा। ऐसे ही बच्चे बोलते हैं कि हम मेहनत तो खूब करते हैं, पूरे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बट रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना नहीं जानते या फिर वो दूसरों को देख के पढ़ रहे होते हैं। हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग है, हर बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो अलग-अलग है। यू कैन मेक सो मैनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 3 सब्जेक्ट हो गए, उनके अंदर भी 25-25 चैप्टर हो गए। कोई बच्चा बोलेगा मेरे को केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे को फिजिक्स और मैथ में एक लेवल तक के क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके आगे जाके दिक्कत होती है। कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे को तीनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं, बट मैथ में इन 5 चैप्टरों में दिक्कत होती है। तो देयर कुड बी सो मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि उसके उस बच्चे को बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए जो-जो भी उसकी एक-एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड एक-एक जो वीकनेस है, उसके हिसाब से उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो उसने ऑलरेडी एक बेस बना रखा है, उनका यूटिलाइज़ेशन हो जाए। वहाँ पे हमारा जो वर्क है उसकी डबलिंग ना हो और जो हमारा वीक पॉइंट है वो एड्रेस हो जाए, ताकि वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। अब जो टाइम की पाई है, जो बचा हुआ है, वो एक लिमिटेड टाइम है, उसी के अंदर हमें ये अचीव करना है। तो कस्टमाइज़ेशन बिकम्स ए वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चैप्टर लेवल तक कस्टमाइज़ कर पाएँ, कि किस चैप्टर को किस लेवल तक उठाना है, इस बचे टाइम में हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उसी के लिए ये बैच डिज़ाइन किया गया है। जो भी डिज़ाइन किया गया है वो मतलब एबीजे सर हो गए, एएलके सर हो गए, एनएस सर हो गए एंड माई सेल्फ हो गए, सभी को 20 साल से ज़्यादा पढ़ाने का अनुभव है। तो अपने अनुभव के आधार पे ईच एंड एवरी एलिमेंट इसमें वही एफिशिएंटली डाला गया है जो बच्चे के लिए मैक्सिमम फ़ायदा लेके आए। मतलब थ्योरी हो, स्टडी मटेरियल हो, डाउट्स हो, टेस्ट हो, रिवीजन कोर्सेज़ हो, लास्ट में रिवीजन का पंच देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या कस्टमाइज़ेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेज़ेंट इन दिस बैच एंड आई वुड से कि आपको कहीं पे भी किसी भी एक्स्ट्रा हेल्प, बुक, ये ठीक है, मोटिवेशन या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये फ़ॉलो कर रहे हो तो आपको कंप्लीट सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो यू कैन कॉल टू आवर सपोर्ट टीम, दैट इज़ टेट्राइट टेट्रा 021 एंड फीस का मैंने बता दिया 29,900 है, और जो इस बैच में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।